गरीब बहू का फैसिलिटी से भरा अमीर ससुराल। मम्मा बहुत तेज ठंड लग रही है। जल्दी जल्दी नहा, तेरी सहेली आती ही होगी। आती होगी नहीं, आंटी जी आ गई है। और ये क्या तानिया, अभी तक तू नहा ही नहीं। अरे यार जल्दी तैयार हो जाया कर, आज फिर हम कॉलेज के लिए लेट होंगे। माँ कह रही है कि ठंडे पानी से नहा लूं। इतनी अकड़ती ठंड में कैसे गर्म पानी से नहाऊं, तू ही बता। मेरा तो अच्छा है भाई, मेरे घर गीजर है, बस एक बटन ऑन करो और गर्म पानी आ जाता है। हम गरीब है ना यार, तुझे तो पता है पापा की उतनी कमाई नहीं है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी खरीद कर ही आती हैं, तो ज्यादा गर्म पानी पर वेस्ट भी नहीं कर सकते। अरे पापा की परी, लो थोड़ा सा पानी गर्म कर दिया, इसी में नहा लो। जिसके बाद तानिया जल्दी से नहाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। चारुल और तानिया अच्छी सहेलियां थी, दोनों साथ ही कॉलेज जाया करती थी। जैसे ही तानिया कॉलेज पहुंचती है, सभी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आ गई पुअर शिट लेडी, स्कॉलरशिप के कारण एडमिशन मिल गया, वरना रईसज़ादा कॉलेज में इतनी गरीब लड़की तो आज तक नहीं दिखी। ओ चंपू दीदी, थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आया करो, इस प्लेस का भी स्टैंडर्ड है। चारुल, तो इससे दूर ही रहा कर तो अच्छा है, अपनी गरीबी तुझे भी दे देगी वरना। सभी तानिया को ताना दे रहे थे, वो रोते हुए वहां से चली जाती है। रोते नहीं तानिया, सब ठीक हो जाएगा। तू गरीब है इसीलिए सब तेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। चल क्लास में चलते हैं, इन लोगों की बातों को माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों सहेलियां क्लास में चली जाती हैं। तानिया एक गरीब घर की बेटी थी, उसके घर में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसे हर काम खुद से ही करना पड़ता था। एक दिन, बेटा तानिया देख कितनी सुबह हो गई, बच्ची उठ जा। माँ बहुत कड़क की ठंड लग रही है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है बिस्तर से निकलने की। इस रजाई में भी इतने छेद की ठंडी लगी ही जा रही है। ससुराल में भी ऐसे देर तक सोएगी तो तेरी सास गाली देगी मुझे। चल अब जल्दी से उठ जा। माँ ठंडी है, थोड़ी सी आग जला दो ना, फिर उठती हूँ। तानिया गरीब घर की बेटी थी, उसके घर में मॉडर्न तौर तरीकों के तरह किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी, जिस कारण उसके घर वालों को हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बाजार भी जाना है तो पैदल 5 किलोमीटर दूर चलकर जाना है, कपड़े ढंग के नहीं, पानी के लिए नदी पर जाना और बहुत सी सारी समस्याएं थी। वहीं दूर शहर में मिश्रा जी के घर पर। शांति एक ऑरेंज जूस ले आना। शांति मुझे भूख लगी है, एक चीज सैंडविच बना दो। जी दीदी जी अभी लेकर आई। जिसके बाद शांति जल्दी जल्दी सैंडविच और जूस बनाकर दोनों बहुओं को देती है। शांति ये क्या, तुम्हें पता है मैं स्पाइसी नहीं खाती, फिर भी तुमने इसमें इतना सारा तीखा सॉस लगा दिया। कोई ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। जी दीदी जी। बहू ये देख कुछ लड़कियों की फोटो आई है, कैसी है? मेट के लिए? वाह भाभी सो फनी, मम्मी छोटे भैया की शादी के लिए लड़की देख रही हैं। मॉम जी आपकी चॉइस इतनी बुरी कब से हो गई, सारी ही लड़कियां बेकार हैं। वही ना भाभी, मुझे भी नहीं पसंद आई एक भी। अच्छा वेट, पंडित जी ने एक बंडल फोटो और भिजवाई है, उसमें देख लेते हैं, ये लो। सुषमा जी सभी को फोटो दिखाती हैं, जिसमें से घर वाले 3 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। माँ ये लड़की सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। ये तीनों ही अच्छी हैं, किसी से भी बात चला लो। ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ शाम में। उन 3 में से 2 लड़कियों ने मना कर दिया, अब बची ये एक। इसके घर वाले शादी के लिए राजी हैं, सब ठीक है, लेकिन ये गरीब है। बहू अगर लड़की गरीब है तो क्या शादी ही नहीं होगी? ऐसा नहीं है माँ जी, 100 फोटो देखने के बाद तरुण को ये लड़की पसंद आई है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लड़की गरीब हो या अमीर, बस बहू सुशील होनी चाहिए। मुझे भी लड़की पसंद है। अरे जब लड़की लड़का राजी है तो बस सब कुशल मंगल। नहीं, इस घर में गरीब लड़की नहीं आएगी। मैं किसी गरीब लड़की को अपनी भाभी नहीं बना सकती। बेटा एक समय हमारा भी खराब था, भूल मत, ज्यादा हवा में रहने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ों को और तरुण को लड़की पसंद है तो अब शादी तो वही होगी। जिसके बाद राजा राम और सुषमा लड़की के घर पर बात चलाते हैं और फिर तानिया का रिश्ता तरुण के साथ फिक्स हो जाता है और तानिया कुछ ही दिनों में तरुण के परिवार की बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां सास आरती की थाल लिए बहू का स्वागत करने के लिए पहले ही दरवाजे पर खड़ी होती है। वाह कितनी सुंदर पोता बहू है मेरी, भगवान किसी की नजर न लगे मेरी पोता बहू को। हाँ माँ जी, लक्ष्मी का रूप है। सास बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी ये गरीब और लक्ष्मी का रूप, अपनी शादी में ही लहंगा किसी लोकल मार्केट का पहन कर आई है। वही ना दीदी, देखो तो ज्वेलरी भी नकली ही पहनी है। अभी अगर माँ जी अमीर बहू लाती तो ढेर सारा दहेज भी मिलता और बहू का एक क्लास भी होता। वही ना भाभी, मुझे तो ये छोटी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं आई, एकदम पुअर लोअर क्लास वाइब दे रही हैं। तुम तीनों बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? हाँ
बहू, हमें दहेज से मतलब नहीं था, बहू से मतलब था, और हमारे घर की लक्ष्मी आ गई है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम लोग फालतू में बात का विवाद मत करो। जिसके बाद बहू का गृह प्रवेश होता है और तान्या घर के अंदर आती है। बहू, तो इन तीनों की बात का बुरा मत मानना, लेकिन स्वभाव में बहुत अच्छी हैं। बहुओं, नित्या, जाओ छोटी बहू को इसका कमरा दिखा दो। हम इस गरीब की नौकरानी नहीं है, हम क्यों दिखाने जाए? इसके मायके में भी क्या इसे इतने ठाट मिलते होंगे? मैं नहीं जा रही, मैं तो थक गई हूँ, कमरे में सोने जा रही हूँ। इसी तरह दोनों बहुएं नंद सभी अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, बुरा मत मानना, चल मैं छोड़ आती हूँ तुझे तेरे कमरे में। कोई बात नहीं माँ जी, आप बस बता दीजिए कौन सा कमरा है, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसके बाद सुषमा जी तान्या को उसका कमरा बताती हैं और वो चली जाती हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई थी और तान्या नहीं चाहती थी कि उससे कोई रूठे या बुरा माने, इसलिए तान्या सुबह 5 बजे उठकर ही तैयार हो जाती है। और जब वो घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है तो घर वालों की आंख खुलती है। इतनी सुबह सुबह क्यों मंदिर का घंटा बजा रही हो देवरानी जी? एकदम गंवार बहू ले आई है माँ जी घर में। सभी पूजा पाठ की आवाज में हॉल में आते हैं। बहू, इतनी सुबह तू क्या कर रही है? गांव में इतनी जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ तुझे इतनी सुबह परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी? जा जाकर आराम कर, 7 बजे के बाद कमरे से बाहर आना। जिसके बाद फिर से सभी सोने चले जाते हैं। वही हॉल में बस तुलसी जी और सनाया बजती हैं। बहू, ये लोग ज्यादा अमीरी के चक्कर में अपने संस्कार भूल गए हैं, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम भजन बहुत अच्छा गा रही थी, अच्छा लगा सुनकर। दादी जी, मुझे लगा मैं जल्दी उठकर पूजा पाठ करूंगी तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तुम यहाँ के रंग में ढलना, कुछ ससुराल वाले तुम्हारे रंग में ढलेंगे। चलो अब जाकर आराम कर लो, अभी बहुत सुबह है, क्या ही काम है अभी। जिसके बाद तान्या और तुलसी जी कमरे में चले जाते हैं और 8 बजे जब सभी नहाकर तैयार होकर हॉल में आते हैं तो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना? बेटा, पहली रसोई की रस्म कौन ही करता है, रहने ही दे, हम इतने भी पुराने ख्यालात के नहीं हैं। बहू को पहले ही दिन रसोई में झोंक दे, यहाँ वैसे भी नौकर हैं तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर हैं ठीक है, लेकिन पहली रसोई की रस्म भी जरूरी है। बहू, आज तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले, उसके बाद फिर रसोई में नहीं जाएगी तो चलेगा। दादी के कहने पर सास अपनी बहू को नहीं रोकती और तान्या रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ठंडी में पालक के पकौड़े परफेक्ट होंगे। हाँ, पालक के पकौड़े, खीर, पूरी, ग्रीन मिक्स वेज और साथ में क्रीमी पालक पनीर और मटर पनीर बना लूंगी, सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद तान्या ससुराल की रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। मैंने इतना सब कुछ बनाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन ये क्या, ससुराल में तो इतना बड़ा चूल्हा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे घर पर तो बस मिट्टी का एक मुंह का चूल्हा था, यहाँ तो एक ही में 5 चूल्हे हैं। तान्या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी गरिमा वहाँ आती है। क्या हुआ, गैस नहीं जल रही है क्या? दीदी, समझ ही नहीं आ रहा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, मदद कर दो कि क्या? खुद नौकरानी वाले काम कर रही हो, हमें भी सेम समझ रखा है क्या? शांति आकर छोटी बहू रानी की मदद कर दो। गरिमा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और शांति आकर तान्या को 5 बर्नर वाले गैस का इस्तेमाल सिखाती है। फिर क्या, जो खाना चूल्हे पर तान्या 2 घंटे में बनाती है, 1 घंटे में ढेर सारा खाना बनाकर तान्या टेबल पर सजा देती है। अरे वाह, आज तो घर में खाने की खुशबू ही अलग आ रही है। क्या स्पेशल है? आज तान्या की पहली रसोई है ना, तो तान्या ने खाना बनाया है, फिर तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद तान्या सभी को खाना परोसती है और सभी चाव से बहू के हाथ का खाना खाते हैं। कितना ऑयली खाना बनाया है, इतना ऑयली खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। बहू, खाना अच्छा तो बना है, क्यों नुक्स निकाल रही हो? और तान्या बहू ने बहुत मेहनत से बनाया है। तान्या बहू, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेग। वाह, तान्या के हाथ का खाना खाकर माँ की याद आ गई। आज के समय में इतना स्वाद जल्दी कहीं नहीं मिलता। बाकी तेल मसाला नमक का जिसे पता ही नहीं, वो तो नुक्स निकालेगा ही। दादी के ताने से दोनों अमीर बहू चिढ़ जाती हैं। वहीं गरीब बहू बड़े प्यार से सभी को खाना खिलाती है और बदले में सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। कोई सोने की अंगूठी तो कोई डायमंड का ब्रेसलेट देता है। आप लोगों का शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे इतना प्यार मिलेगा। ये प्यार के लिए नहीं, जो नकद मिला है ना उसकी वजह से खुश है। छोटी बहू, तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, लेकिन हर समय गलत मतलब मत निकाला करो बहू। सभी खाने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। घर में नौकर चाकर थे, इसलिए बहू को कोई काम नहीं करने देता था और तान्या घर में बैठे बैठे यूं ही बोर हो जाती थी। एक दिन सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक घर में पोछा नहीं लगा। शांति कब लगाएगी पोछा? माँ जी, शांति दीदी काम कर रही हैं। ठीक है, उसे कह देना बहू की जैसे ही नाश्ता टिफिन सब हो जाए घर में झाड़ू पोछा मार दे। घर देख रही हो कितना गंदा लग रहा है, 2 लोग आ जाएं तो बेइज्जती हो जाए। सास वहाँ से चली जाती है।
बहुत बोर हो रही हूँ, शांति को फ्री होने में समय लगेगा, मैं ही कर लेती हूँ। जिसके बाद बहू झाड़ू ले आकर एक तरफ से बड़े से बंगले की सफाई में लग जाती है। पहले झाड़ू और फिर हाथ से पोछा लगा रही होती है। ये सब देखकर दोनों जेठानी और नंद छोटी बहू पर हंसने लगती हैं। इस गरीब की यही औकात है, कितने भी अच्छे घर में ये गरीब लड़कियां आ जाए गंवार बना नहीं जाएगा। कैसे हाथ से झाड़ू पोछा कर रही है। तभी सूरज ऑफिस के लिए निकल रहा था। अरे तान्या, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैं तो झाड़ू पोछा कर रही थी जेठ जी। अरे उसके लिए शांति है ना, और अगर करना ही था तो ऐसे कौन झाड़ू पोछा करता है? घर में वैक्यूम क्लीनर है, वाइपर है, हाथ से लगा रही है वो पोछा। शांति, ओ शांति। जी भैया जी। तान्या देखो क्या कर रही है, समझाओ इसे और खुद काम क्या करो। तुम क्यों हो? इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है। दीदी जी आप क्यों काम में लग गई? देखो डांट पड़ गई मुझे। ये वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? उससे साफ करते हैं, बिना झाड़ू के कड़े कड़े घर का पूरा कचरा अपने अंदर खींच लेता, फिर वाइपर से फर्श साफ कर दो, पोछा भी लग जाएगा और घर चमकने लगेगा। ससुराल में इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज देखकर तान्या हैरान रह जाती है। वाह, ये तो बहुत सही है। जिसके बाद तान्या शांति से वैक्यूम क्लीनर का यूज सीखती है। ससुराल में नौकर चाकर होने के कारण उसे काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो जबरदस्ती काम करने के लिए दौड़ती थी। एक दिन, रामू, ओ रामू। क्या हुआ जी? अरे ये कपड़े रामू को दे देना, वो धो देगा। ठीक है। तान्या रामू को कपड़े धोने के लिए बोलने जाती है, लेकिन वो गार्डन में काम कर रहा था। एक काम करती हूँ, मैं ही धो लेती हूँ। अपने पति के कपड़े धोने में कैसी शर्म, उनकी तो सेवा ही होगी। बहू बाल्टी में पानी लेकर वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ से कपड़े धोने बैठ जाती है, और जब ये सास देखती है तो, बहू ये क्या है, तू हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? वॉशिंग मशीन है ना। माँ जी मुझे वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती, और रामू भैया काम कर रहे थे तो मैंने सोचा खुद ही कपड़े धो लेती हूँ। और क्या पता वॉशिंग मशीन में हर कपड़े मिक्स होकर कलर सोख ले, उसमें अलग अलग कपड़े डालते हैं। और बहू तेरे ससुराल वाले अमीर हैं, मायके की तरह गरीब नहीं, तो ससुराल की फैसिलिटीज का फायदा उठाया करना। क्या ये हाथ से कपड़े धो रही है? जिसके बाद सुषमा बहू को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखाती है। वाह, आज तो मजा ही आ गया, मैंने कुछ नया सीखा। तभी तान्या को उसके मायके के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे उसे कपड़े धोने के लिए नदी पर जाना पड़ता था और वहां वो हाथ से कपड़े धोती थी। माँ जी पता नहीं इस गंवार को हम दो अमीर बहुओं के बीच क्यों ले आई। मेरा तो इसे देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ो ना देवरानी जी, वो अपने कमरे में खुश है, हम अपने में। उसकी वजह से परेशान होकर क्या ही मतलब निकलेगा। चलो हम अपने पर्सनल सैलून में चलते हैं। मैंने ब्यूटिशियन बुक की है सेल्फ पैम्पर के लिए। बहुओं के ससुराल में मेकअप के लिए खास रूम था, जहां पार्लर वाली आकर खुद उनका ट्रीटमेंट करती थी। थोड़ी ही देर में पार्लर वाली आती है और दोनों बहुओं का फेशियल, वैक्सिंग, स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर करके देती है। तब तक नंद भी वहां आ जाती है। आज मुझे बस क्लीन अप ही करवाना है। सभी अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही होती हैं कि तभी तान्या वहां जूस लेकर आती है। अच्छे समय पर आई हो, देखो तो तुम्हारी आईब्रो और हेयर ग्रोथ निकली है। कृति, नित्या का होने के बाद तान्या का आईब्रो, अपर लिप और वैक्सिंग करनी है। तान्या को इन सब चीजों से डर लगता था। वो भाग रही थी, लेकिन जिठानियां एक नहीं सुनती और जबरदस्ती तान्या को भी ब्यूटी ट्रीटमेंट दिलवाती हैं। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। आईने में देखो खुद को, अब इंसान दिख रही हो। अच्छे से रहोगी तो देवर जी भी पूछेंगे, वरना एक समय के बाद आदमी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। हाँ दीदी सही कह रही हो, अब से मैं भी आप लोगों के साथ ब्यूटी ट्रीटमेंट लूंगी। फिर अपना काम करके ब्यूटिशियन वहां से चली जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दिन किचन का राशन खत्म हो गया था और घर में कोई भी नहीं था। बहू रानी, राशन खत्म हो गया है, अभी तो कोई है नहीं। अब क्या होगा, एक काम करती हूँ, मैं ही राशन और सब्जी लेकर आती हूँ। बहू ये झोला लेकर कहाँ को चली? राशन खत्म है तो ला, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। फिर दादी ऑनलाइन ब्लिंकिट से सारा राशन और सब्जियां ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में सारा सामान घर पर डिलीवरी हो जाता है। दादी सब कुछ इतनी जल्दी? हाँ बहू, अभी बाजार में कोई 1 घंटे 10 दुकानें ढूंढकर शॉपिंग करे। इस घर में जो भी सामान आना होता है ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, पैसे भी उतने ही लगते हैं और समय भी बच जाता है। ससुराल में धीरे धीरे तान्या को बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा था। एक सुबह जब तान्या सोकर उठती है, बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडी है। अरे तुमने फिर से एसी क्यों चालू कर रखा है? वो वहाँ हीटर का बटन है, हीटर ऑन कर दो, कमरा गर्म हो जाएगा। और ठंडे पानी से बिल्कुल मत नहाना, गीजर चालू कर लेना। जिसके बाद तान्या तरुण की बताई बटन प्रेस करती है। कुछ ही समय में पूरा कमरा गर्म हो जाता है और तान्या की ठंडी भाग जाती है। वाह, ये तो बहुत सही है, एक बटन से पूरे कमरे का तापमान बदल गया। अभी मायके में होती तो घास के अंदर छुपना पड़ता गर्मी के लिए, वहाँ ठंडी से बचने का कोई उपाय ही नहीं। जिसके बाद तान्या वॉशरूम में जाकर गीजर ऑन करके गर्म पानी से शावर लेती है और एक बार फिर से उसे एहसास होता है कि ससुराल में उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई है। कहाँ 1 घंटे चूल्हे पर पानी गर्म करके उसे नहाना पड़ता था और यहाँ एक बटन से सब हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन
सुषमा बहन कैसी बहू घर ले आई है, कितनी गंवार है, पुराने जमाने जैसे कपड़े पहन कर रखती है। सही कह रही हो दीदी, इसकी बहू से अच्छा तो हम लोग हैं, कम से कम जमाने के साथ कपड़ों का और पहनावे का सेंस तो है। इनके घर में इतने नौकर है, फिर भी काम भी खुद ही करने को भागती है, कोई क्लास ही नहीं है इनकी बहू में। पड़ोसने आपस में बात कर रही होती है कि तभी सुषमा वहां पहुंच जाती है। अपनी बहुओं का क्लास मेंटेन कर लो बहन, फिर मेरी बहू को कुछ कहना। वो क्या है ना, मेरी बहू जैसी भी है डाउन टू अर्थ है, अननेसेसरी चीजों को देखकर उछलने की आदत नहीं है मेरी बहू की। तुम्हारी बहू भी कौन से अमीर घर से आई है, लेकिन देख लो अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो इतना ओवर हाईलाइट करेगी कि उनका क्लास साफ पता चल जाता है। सुषमा की बातें सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और तीनों पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी तान्या का उसके पहनावे को लेकर काफी मजाक बनाया करते थे। एक दिन, तान्या तुम साड़ी छोड़कर दूसरे कपड़े भी पहना करो, वरना सब तुम्हें गवार समझेंगे। चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। जी लेकिन कुछ नहीं, बस तुम चल रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर तान्या तैयार होकर नीचे आती है और जहां ऑलरेडी ड्राइवर कार तैयार करके रखा था। ड्राइवर, हाई सिटी मॉल चलो। जी सर। ड्राइवर थोड़ी देर में तरुण और तान्या को हाई सिटी मॉल पहुंचा देता है, जहां तरुण तान्या को ढेर सारी वेस्टर्न ड्रेसेस, गाउन और कुछ सूट दिलवाता है। अब लग रही हो मेरी बीवी, बस ऐसे ही रहना। जिसके बाद तरुण तान्या के साथ थोड़ी देर यहाँ वहां घूमता है। फिर दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। तान्या तरुण की दिलाई हुई ड्रेसेस को पहनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसकी वजह से वो फिर से साड़ी पर स्विच कर लेती है। ये गरीब घर की लड़कियों के इतने नखरे हैं, यहाँ सारी सुविधा मिल रही है फिर भी मुंह बनाना है। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर तान्या अनकंफर्टेबल है तो उसे जो सही लगेगा वो करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। सही कह रही हो भैया, ये गरिमा भी जब देखो तब तान्या के पीछे पड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सनाया को अचानक से उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है ना? उल्टी जैसा लग रहा है, खट्टा खाने का मन करता है। कहीं एसिडिटी तो नहीं? अभी मैं आपको सोडा नींबू पानी देती हूँ, एसिडिटी दूर हो जाएगी। छोटी बहू, बड़ी बहू को एसिडिटी नहीं है, तू चाची बनने वाली है। दादी की ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अरे एक बार डॉक्टर को बुलाकर कंफर्म तो कर लेते हैं, वरना सच में एसिडिटी ना हो। गौरव डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ ही देर में डॉक्टर घर आते हैं। मुबारक हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद सभी बहुत खुश होते हैं और गौरव और सनाया को बधाई देते हैं। जैसे ही तान्या सनाया को गले लगाकर बधाई देने जाती है तो, दूर रहो मुझसे, और अब मेरे और मेरे बच्चे के करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा गंवार साया मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े। सनाया की बातें तान्या को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अब सनाया की प्रेगनेंसी के दौरान जहां सभी सनाया का ख्याल रखते, वहीं तान्या भी अपनी जेठानी के हेल्दी खाने और हर चीज का ध्यान रखती। वहीं गरिमा और सनाया दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन जब से सनाया प्रेग्नेंट हुई थी वो कमरे में ही रहती। एक दिन, क्या हुआ देवरानी जी, आजकल बड़ी बिजी बिजी रहती हो? आप तो प्रेग्नेंट होकर कमरे में बैठी हो और मुझे उस गरीब देवरानी को झेलना पड़ता है। कोई ना, टेंशन ना लो। वैसे सुनो ना, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, बना दोगी क्या? आज शांति ने हाफ डे की छुट्टी ली है। सनाया की फरमाइश सुनकर गरिमा तुरंत पीछे हट जाती है। दीदी अभी अभी मैंने फेशियल करवाया है और किचन में मेरा ग्लो चला जाएगा, माफ करना। फिर गरिमा जल्दी से वहां से भाग जाती है कि सनाया उसे दूसरा काम न बता दे। मन कर रहा है ऑनलाइन मंगा लूं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता। सनाया की प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा पिज्जा खाने का मन करता है और तान्या ये देख लेती है कि कैसे उसकी जेठानी को क्रेविंग हो रही है। जिसके बाद तान्या यूट्यूब में देखकर माइक्रोवेव यूज करना सीखती है और जेठानी के लिए पिज्जा बनाती है। जेठानी जी, आपको पिज्जा खाने का मन था ना, ये लो मैंने आपके लिए बनाया है। तेरे हाथ का तो मैं पानी भी ना पीऊं, मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। सनाया फालतू में तान्या की बातें सुना देती है और तान्या चुपचाप पिज्जा वहां रखकर चली जाती है। वहीं अब सनाया तान्या के हाथ का बना पिज्जा खाती है। मेरी गरीब देवरानी देखे, इससे पहले इसे खा लेती हूँ, बोल दूंगी फेंक दिया। वैसे ही वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जिसके बाद सनाया फटाफट सारा पिज्जा खा लेती है और चुपके से ये सब देख रही तान्या को मन ही मन बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे महीने बीत रहे थे और सनाया की प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, जिस कारण अब उसके हाथ पैर में भी हल्का दर्द रहता है। एक दिन, गरिमा मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे, थोड़ा सा मालिश कर दोगी क्या? सॉरी दीदी, मेरे फ्रेंड के साथ मुझे एक पार्टी में जाना है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। जिसके बाद गरिमा वहां से चली जाती है। तभी तान्या कटोरी में तेल लेकर वहां आती है। दीदी लाओ मैं मालिश कर देती हूँ। कितनी दफा कहा है मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता, जाओ यहाँ से। तान्या तब भी सनाया के कहने पर वहां से चली जाती है, लेकिन जब सनाया सो जाती है तो उसके कमरे में जाकर उसके पैरों और हाथों की मालिश करती है, जिससे सनाया को बहुत रिलैक्स फील होता है। आप कितना भी भगाओ, अपने अपनों की परेशानी में जब मैं सेवा नहीं करूंगी तो कब करूंगी? ऐसे दिन बीतते हैं और सनाया का 9वां महीना लग चुका था।
उसकी डिलीवरी की डेट काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। एक दिन घर वाले सभी एक पार्टी में चले जाते हैं। तान्या की तबीयत खराब थी, वो घर में ही रुक जाती है। आधी रात अचानक से सनाया के पेट में दर्द शुरू होता है और वो दर्द से करहाने लगती है। हे भगवान, मुझे कोई बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। जिसके बाद तान्या सनाया को नीचे तक लेकर आती है और खुश नसीबी कि तान्या के ससुराल में 24 घंटे एक एक्स्ट्रा ड्राइवर तैनात रहता था। फिर तान्या सनाया को कार में बिठाती है और ड्राइवर तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। सनाया जी और उनका बच्चा काफी नाजुक है, उन्हें ऑब्जर्वेशन की और बहुत ही ज्यादा देखरेख की आवश्यकता है। जी डॉक्टर। जिसके बाद तान्या सभी घर वालों को बताती है और वो भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक हफ्ते बाद सनाया डिस्चार्ज हो जाती है और घर आ जाती है, जहां गौरव और बाकी घर वाले मिलकर बच्चे और सनाया के लिए एक नर्स हायर करते हैं। थैंक गॉड नर्स हायर कर ली, मैं ज्यादा दिन इस गरीब देवरानी को नहीं झेल सकती थी। जिसके बाद नर्स ही सनाया और उसके बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन नर्स भी हर चीज में काफी लापरवाही करती। वो बच्चे को ढंग से दूध नहीं पिला पाती, सनाया को समय पर दवा नहीं दे पाती। बच्चा रात में रो रहा होता और उसके नर्स उसके मुंह में हनी निप्पल डालकर खुद सो जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन नर्स के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। माफ करना मैम, मैं कल से 7 दिन के लिए यहाँ नहीं आ पाऊंगी। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और उसे देखना भी जरूरी है, तब तक आप इन्हें संभाल लो। इतना कहकर नर्स वहां से चली जाती है और घर में किसी को भी बच्चा संभालना नहीं आता था। अब सबको समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें, लेकिन नर्स की गैर मौजूदगी में सनाया के बच्चे का ख्याल तान्या रखती है। उसे दूध पिलाती है, उसकी मालिश करती है और समय समय पर उसकी दवाएं और बाकी चीजों का ख्याल रखती है। साथ में सनाया के खाने पीने, दवा और बाकी चीजों का ख्याल भी तान्या ही रखती है और रात रात जागकर अपनी जेठानी की सेवा करती है, जिससे कुछ ही दिनों में जेठानी और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। और जब नर्स आती है तो वाओ, आपके बच्चे और आप दोनों में इतना इम्प्रूवमेंट है कि अब मेरी यहाँ जरूरत ही नहीं है। 7 दिन में ही काफी इम्प्रूवमेंट आया है, वेल डन। फिर नर्स वहां से चली जाती है और नर्स की बातें सुनकर अब सनाया को महसूस होता है। तान्या मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया और जिन लोगों के साथ मजाक बनाया मेरे बुरे समय में वही मेरे काम नहीं आए। ससुराल की इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद उस समय कोई चीज मेरे काम नहीं आई। जब मुझे जरूरत थी तो काम आई, तो वो तुम थी। थैंक यू। जेठानी की बात सुनकर अब गरिमा को भी एहसास होता है कि जिस जेठानी से उसकी इतनी जमती थी, गरिमा ने उसे ही कैसे पराया कर दिया। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बुरे वक्त में ही आपसे मुंह फेर लिया। सारी देवरानी जेठानी अब एक हो जाती हैं और दोनों जेठानी मिलकर अब अपनी देवरानी का ख्याल रखती हैं और फैसिलिटी का सही उपयोग करना सिखाती हैं। साथ ही उससे भी बहुत सी चीजों का ज्ञान लेती हैं।